हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विटानन पे। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं SKMU यूजी सेमेस्टर 1 एग्जाम के बारे में, है ना दोस्तों। तो देख सकते हो यहाँ पे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे ये तीनों ही सेशंस के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, सेशन 2024-28, 23-28 और 22-23, है ना। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया वोकेशनल पेपर 1 का, यानी कि आप लोग देख सकते हो SKMU यूजी सेमेस्टर 1 का है, जो कि इन्वायरमेंट स्टडीज़, जो कि आप लोग देख सकते हो, है ना। पेपर का नाम क्या है? इन्वायरमेंट स्टडीज़। और यहाँ पे इसको हिंदी में जिसको क्या बोला जाता है? पर्यावरणीय अध्ययन बोला जाता है ना। तो इसमें जो 50 मार्क्स का जो एग्जाम होगा, आप लोगों को पता होगा। मैं आपको बता दूं, 50 में 50 आप फिक्स कर लो। जी हाँ दोस्तों, मैं क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि देख लो टॉप 10 सब्जेक्टिव लिखा हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा ही मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको। और मैं देख सकता हूँ परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न, और इसका एग्जाम जो है आप लोग देख सकते हो 11 और 12 जुलाई को इसका एग्जाम होगा। किसी का 11 को होगा, किसी का 12 को जुलाई को एग्जाम होगा इसका इनरोलमेंट स्टडीज़ का, है ना। तो VVI क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ, है ना। मैं आपको क्वेश्चंस तो दूंगा ही, साथ ही आपको आंसर भी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस प्लस आंसर आप लोग को देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं, उसमें आपको क्वेश्चन और प्लस आंसर दोनों मिलेगा। साथ ही मैं जो क्वेश्चंस दूंगा वो उसी से जो एग्जाम में आएगा, है ना। उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। आप लोग लिख के ले लो, है ना। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। ये देख तो कुछ एग्जांपल्स मैं दिखाता हूँ। ये देख तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एक दो दिखाता हूँ। क्वेश्चंस का आंसर कुछ इस प्रकार से मैं तैयार किया हूँ। आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको तैयार किया हूँ, जो कि आप लोग को मैं बता दूँ, इससे बाहर का क्वेश्चन आएगा ही नहीं। मैं इस तरह से इसको तैयार किया हूँ, और ऐसा ऐसा मैं यहाँ पे लिखा हूँ, जैसे कि आंसर इस टाइप से मैं दिया हूँ इसमें, कि आप आराम से जो इसको याद कर सकते हो, है ना। ये कम से कम 2-3 बार आप पढ़ लोगे तो आपका याद हो जाएगा। तो इस तरह से मैं इसमें आपको आंसर भी दिया हूँ, जो कि साधारण भाषा देख सकते हो, और क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से मैं तैयार किया हूँ, है ना। तो मैं एक एक करके सारा क्वेश्चंस दिखाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से जो क्वेश्चंस है। तो आप लोग वीडियो के जो है अंत तक बने रहे, है ना। और आप लोग देखना चाहोगे तो ये आपका सिलेबस है, देख सकते हो कितना लंबा आपका सिलेबस है ना। इसमें आपका इस सिलेबस में देखोगे तो 7 यूनिट है आपका टोटल, है ना। कितना यूनिट है? 7 यूनिट है आपका इस सिलेबस में, जो कि आप लोग देख सकते हो। इसको VAC को बोला जाता है वैल्यू एडेड कोर्स, है ना। तो वैल्यू एडेड कोर्स को देख सकते हो आप लोग, जो कि इन्रोलमेंट स्टडीज़ है आपका, और इसमें 2 क्रेडिट मिलता है ना। तो इसी का जो है देख सकते हो, बहुत इसमें बहुत सारा यूनिट है, जो कि इसके लिए मैं यूनिट वाइज जो है आप लोग का तैयार किया हूँ क्वेश्चंस। तो इस मैं जितना भी क्वेश्चंस देने वाला हूँ, ये सिलेबस पर आधारित है, और सिलेबस के अंदर ही ये क्वेश्चंस आएगा, है ना। और जो जितना भी आप लोगों को पता होगा कि सिलेबस से बाहर कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तो ये क्या है? सिलेबस है आप लोगों का। तो इसी के अंदर जितना भी क्वेश्चंस बनता है, खास करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सारा का सारा जो है तैयार कर चुका हूँ, है ना। तो उसका क्वेश्चन और आंसर आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको बता दूं। आप लोग देखोगे डिजिटल एजुकेशन हो गया, इधर का आप लोग देखोगे जितना भी सब्जेक्ट का मैंने बताया है, आप देखोगे एग्जाम में सारा का सारा मैच कर चुका है ना। तो वैसे भी इसका भी सारा का सारा आपका मैच करेगा एग्जाम में। इसी से आएगा, इससे बाहर का एग्जाम में आएगा ही नहीं दोस्तों। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, वीडियो को शुरू करने से पहले, मैं आपको क्वेश्चंस को दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं ना, तो जो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो जो आप लोग को मिलता रहे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, देखते तो है, लाइक कमेंट करते तो है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप सब्सक्राइब करो भाई, आप ही लोगों के लिए तो मैं इतना मेहनत करता हूँ। एक सब्सक्राइब, लाइक, यही तो हम लोग का ये है। लाइक आता है, सब्सक्राइबर आता है, तब हम लोग को मोटिवेट होते हैं कि नहीं और वीडियो बनाना चाहिए, है ना। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, है ना। तो चलिए, मैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करता हूँ। तो अब चलिए मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, है ना, एक एक करके। तो स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस जो है तैयार कर चुका हूँ, है ना, जो कि आप लोग को स्क्रीन पे यहाँ पे क्वेश्चंस जो दिखेगा यहाँ पे ना। तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा है कि इनरोलमेंट स्टडीज़, जो कि वेकेशनल कोर्स है ये, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम बेस फॉर SKMU सिलेबस सेमेस्टर 1, है ना। तो SKMU यूनिवर्सिटी के अंदर ये सिलेबस जो है जारी किया गया, आप लोगों को पता होगा, है ना। उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका इसका सिलेबस जो है देखने को मिल जाएगा। तो उसी के आधार पे देख सकते हो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स बेस, यानी कि SKMU का एग्जाम के आधार पर ये क्वेश्चंस जो है रेडी किया गया। टीचर लोग भी क्या करते हैं, यहीं से जो क्वेश्चंस को तैयार करते हैं ना। तो वैसे ही मैं क्वेश्चंस को तैयार किया हूँ, और आप लोग देखोगे जितना भी मैं क्वेश्चन देता हूँ एग्जाम में, आपका मैच कर जाता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 50 में 50 ले आओगे, है ना, लेकिन 50 में 40 आप ले आओगे, इतना मैं गारंटी देता हूँ आपको। चलिए, क्योंकि इसी से आपका एग्जाम में आएगा। चलिए, तो मैं इसमें जो है मैं आपको पहले ही दिखा दिया था कि इसमें जो है 7 यूनिट है। टोटल कितना यूनिट है? 7, है ना। तो सातों यूनिट का मैं एक एक यूनिट करके एक मतलब एक ही देख सकते हो यहाँ पे यूनिट 1 में कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है,
फिर मैं आपको बताऊंगा यूनिट 2, यूनिट 3, ऐसे करके इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर आपको आंसर भी दूंगा क्वेश्चंस का, है ना। तो चलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ कि इंट्रोडक्शन टू एनरोलमेंट स्टडीज़, यानी कि यूनिट 1 में क्या है इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना है ना। तो चलिए, इसमें क्या क्या क्वेश्चन, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन क्या क्या बनता है इस यूनिट से, चलिए वो देखिए। तो पहला आप देखोगे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसको पूछा जा सकता है। चलिए, यहाँ पे देखोगे तो पहला क्वेश्चन क्या कि पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व और आवश्यकता समझाइए। आपको बताना कि पर्यावरण अध्ययन क्या है का महत्व और उसका आवश्यकता को आपको क्या करना, समझाना है ना। दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे तो व्यापार के घटकों की व्याख्या कीजिए, है ना। व्यापार के जितने भी घटक हैं उनका क्या करना, व्याख्या करना, जो कि आप लोग देख सकते हैं ये पे लिखा गया है ना। उसके बाद आपको बताना कि सतत विकास की संकल्पना क्या है। आपको बताना कि सतत विकास जो है उसका की जो संकल्पना है वो क्या है ना। तो ये मैं आपको बता दूं यूनिट 1 में ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में है। तो एग्ज़ाम में आपको बता दूं, किसी का एग्जाम ग्रुप ए में ये पूछ देगा या फिर ग्रुप बी में ये पूछेगा, ग्रुप सी में, तो ऐसे करके जो कोई भी क्वेश्चन ग्रुप ए में पूछ सकता है इसमें से। तो यूनिट 1 में इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपका पूछेगा ही, है ना। तो उसी के लिए मैं इतना तैयार किया हूँ। ये मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आपका ये ग्रुप ए है तो यही वाला आ जाएगा, है ना, ये ग्रुप बी है तो यही वाला आ जाएगा, लेकिन मैं ये तीनों क्वेश्चंस दिया हूँ तो तीनों ग्रुप में एक एक करके आएगा, मैं इतना गारंटी आपको दे देता हूँ। चलिए और आप लोग देख सकते हो। दूसरा आप देखोगे तो इसी के यूनिट में देखोगे तो 2 नंबरिया जो क्वेश्चंस होता है, 1 नंबरिया 2 नंबरिया, तो उसमें से ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका यूनिट से, है ना। तो वो कौन कौन से हैं, तो देख सकते हो बायो स्क्रिपियर क्या है आपको ये बताना है, और दूसरा क्या कि पर्यावरणीय अध्ययन की कोई 2 शाखाएं लिखी। पर्यावरणीय अध्ययन के क्या करना, आपको 2 शाखाएं को लिखना है ना। चलिए, उसके बाद आप देखोगे कि यूनिट 2 आपका तैयार हो चुका है ना। तो यूनिट 2 में आखिर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यूनिट 2 में भी आप देखोगे तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हो क्योंकि 3 ही सीट का एग्जाम होता है। और मैं ये जो किसी का देखोगे तो आप ग्रुप ए में होता है सुबह टाइम में 9 या 10 बजे से स्टार्ट होता है, फिर देखो ग्रुप बी का होता है 2 बजे से लगभग, और फिर दूसरा दिन होता है ग्रुप सी वालों का, है ना। तो उसी के आधार पे मैं 3 क्वेश्चन दिया हूँ जो कि एग्जाम में जो आएगा वही क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। चलिए, आप एक चीज़ देखोगे तो देखिए यूनिट 2 में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो देखिए आप लोग। तो यूनिट 2 में आप लोग देख सकते हो लॉन्ग क्वेश्चन जो कि देख सकते हो देख सकते हो स्थितिकी तंत्र क्या है, इसके घटकों को समझाया। आपको बताना कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है आपको, और इसके घटकों को क्या करना, समझाना है ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में है कि खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल देख सकते हो की व्याख्या कीजिए, है ना। खाद्य श्रृंखला क्या है एवं उसके खाद्य जाल की व्याख्या करना है। उसके बाद देखोगे कि पारिस्थितिकी देख सकते हो पिरामिड और अस्थायित्व क्या है, आपको ये बताना है। तो ये 3 में से कोई एक आएगा ही आएगा आपका एग्जाम में। तो ऐसे ही करके आप लोग देखो इसमें आखिर शॉर्ट क्वेश्चंस क्या क्या बनता है। चलिए, उस यूनिट 2 में देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस बनता है आपका, एक है जैविक और अजैविक घटकों में अंतर, है ना, ये आ सकता है। उसके बाद देख सकते हो पारिस्थितिकी तंत्र और देख सकते हो उत्तराधिकार क्या है ना। पारिस्थितिकी तंत्र का उत्तराधिकार कौन है, आपको ये बताना है। तो देख सकते हो बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। इसमें वेरी शॉर्ट टाइप में एक पूछ देगा कि उत्पादकता क्या होती है, पोषक चक्र का उदाहरण दीजिए, है ना। तो ये सारा आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसी सबसे आएगा यूनिट बाई मैं आपको तैयार किया हूँ, है ना। चलिए, उसके बाद देखोगे कि यूनिट 3 आपका स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो नेचुरल वाला, है ना। चलिए, आपको इसमें देखिए लॉन्ग क्वेश्चन इसमें भी बनता है 3। पहला देखिए प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार और उनका महत्व को आपको बताना। प्राकृतिक जो संसाधन है उनके क्या करना है, संसाधनों के प्रकार को बताना, उसका महत्व को बताना है। उसके बाद देखोगे कि जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन और उसके प्रभाव को बताना है। उसके बाद देख सकते हो नवीनीकरण और अनवीनीकरण देख सकते हो संसाधनों में अंतर, आपको ये बताना है। उसके बाद देखोगे कि शॉर्ट क्वेश्चन में इसका क्या क्या बनता है, यहाँ पे देखोगे शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आखिर क्या क्या बनता है, तो देख सकते हो मृदा अपरदन क्या है और खनन के पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, ये आपको बताना, जो कि इसका शॉर्ट क्वेश्चन है। वेरी शॉर्ट में आप देखोगे कि 2 नंबरिया में जो आता है, तो यहाँ पे देख सकते हो एक जल स्रोत का नाम लिखिए। आपको नंबर 1 नंबरिया में ये सब पूछ देगा कि एक जल स्रोत के आपको नाम बताना है, या फिर ये पूछ देगा कि जल संचयन क्या है, आपको ये पूछ देगा। मतलब 1-2 लाइन वाला शब्द ये 1 नंबरिया वाला शब्द है, वेरी शॉर्ट, है ना। तो इस तरह से आपका एग्जाम में आएगा। फिर देखोगे आपका यूनिट 4 जो स्टार्ट हो चुका है ना, यूनिट 4। तो यूनिट 4 में कितना इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बनता है वो देखिए। मैं जितना भी सिलेबस दे रहा हूँ दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, वीडियो के अंत तक रहिए,
एग्ज़ाम में आप लोगों का अभी भी टाइम है, आप इसको कर लेते हैं तो आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, है ना। आप याद कर लोगे तो अगर ये आप जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ आप याद कर लोगे तो आप समझ सकते हो कितना में कितना लाओगे। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कितना में कितना लाओगे, है ना। मैं आपको पहले ही बोल दिया हूँ। चलिए उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे यूनिट 4 जो स्टार्ट हो चुका है, उसमें देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस क्या क्या बनता है ना। तो देखिए जैव विविधता क्या है, इसके स्तरों की व्याख्या करें। उसके बाद ये पूछ लेगा कि या फिर देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है भारत के संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची और IUCN का योगदान, है ना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए जैव विविध संरक्षण के उपाय और EX-C2 कन्वर्टेक्शन क्या है ना, आपको ये बताना है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे यूनिट 4 में आपका ये 3 क्वेश्चंस जो है बनता है, जो कि इसमें से एक आएगा ही आएगा। मैं जितना ही क्वेश्चंस दे रहा हूँ उसमें से एक एक करके आएगा ही, है ना। चलिए देखिए उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस क्या है। शॉर्ट क्वेश्चंस देखिए जैव विविधता देख सकते हो यहाँ पे हॉट स्पॉट क्या है होते हैं, है ना। क्या होता है आपको ये बताना, जैव विविधता का हॉट स्पॉट्स क्या होता है ना। चलिए उसके बाद देखोगे कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में का अंतर, है ना। आपको ये बताना कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या क्या अंतर है ना। उसके बाद देखोगे चलिए वेरी शॉर्ट में आ जाता है, यहाँ पे आप लोग देखोगे वेरी शॉर्ट में आ जाता है बायो स्फीयर रिजर्व का उदाहरण दीजिए। और ये देख सकते जैव सूचक प्रजाति क्या होती है, आपको ये बताना। तो ये वेरी शॉर्ट टाइप हो गया। चलिए उसके बाद आप देखोगे यूनिट 5 आप लोगों का जो है स्टार्ट हो चुका है। क्या हो चुका है यूनिट 5, है ना। तो यूनिट 5 में आप देखोगे कि लॉन्ग क्वेश्चन क्या क्या बनता है। तो देखिए पर्यावरणीय प्रदूषण की प्रकार कारण और नियंत्रण का उपाय, तो ये भी आ सकता है ना। पर्यावरण का प्रदूषण का प्रकार क्या है, उसका कारण क्या है, उसका नियंत्रण का उपाय क्या है, ये आपको बताना। उसके बाद आप देखोगे कि ठोस अपस्थित प्रबंध क्या होता है, आपको ठोस अपस्थित प्रबंध क्या होता है ये आपको बताना। उसके बाद देखो परमाणु प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के ऊपर आपको लिखना है ना। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 5 में लॉन्ग क्वेश्चन का। चलिए उसके बाद इसकी का आप देखोगे शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था कि जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण में अंतर बताइए, ये आ सकता है। प्रदूषण के नियंत्रण के 2 उपाय बताइए, ये आ सकता है। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। उसके बाद देखोगे वेरी शॉर्ट टाइप, तो आप लोग देख सकते हो एक प्रदूषण का नाम बताइए, आपको कोई एक प्रदूषण का नाम बता देना। देख सकते अपशिष्ट प्रबंधों के क्या तात्पर्य है, आप इससे क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग का आ गया है यूनिट 6। तो चलिए यूनिट 6 से देखिए आप लोग को कौन कौन सा क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इसमें आप देखोगे इसमें भी 3 क्वेश्चन बनता है। तो चलिए क्वेश्चन क्या क्या है। तो देख सकते जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग और अम्ल वर्षा की व्याख्या करना। आपको बताना जलवायु परिवर्तन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग और अम्ल वर्षा की व्याख्या करना, है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देख सकते हो पर्यावरण से संबंधित भारत में कानून और वर्ष, जैसे यहाँ पे देख सकते हो एक्ट 1980, उसके बाद एयर एक्ट आप लोग 1981 के बारे में आपको बताना। पर्यावरण से संबंधित भारत के कानून और वर्ष को आपको बताना, है ना। उसके बाद आप देखोगे कि सतत विकास लक्ष्य जिसको बोला जाता है SDGs क्या है ना। तो ये आपको जैसे 3 क्वेश्चन बना यूनिट 6 का। उसके बाद देखिए यूनिट 6 में शॉर्ट क्वेश्चन क्या क्या बनता है। ओजोन परत क्षरण क्या होती है। उसके बाद आप देखोगे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य क्या है, ये आप देख सकते हो क्वेश्चंस। उसके बाद आप देखोगे कि वेरी शॉर्ट टाइप में देखिए वेरी शॉर्ट टाइप, तो यहाँ पे देखिए किसी एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि का नाम लिखिए। उसके बाद एसिड रेन किस गैस के कारण होती है, आपको ये बताना एसिड रेन की किस गैस के कारण जो होती है ना। तो ये देख सकते हो बहुत ही अच्छे सवाल है। चलिए आप लोग देख सकते हो अब यूनिट 7 में आप लोग के पास आ चुका हूँ, जो कि ये यूनिट 7 है। यूनिट 7 में आप देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो एनवायरमेंट स्टडीज़ का बारे में, यहाँ पे झारखंड से रिलेटेड है इसमें। तो देखिए यहाँ पे क्या कि झारखंड की पारिस्थितिकी विशेषताएं जैसे कि मिट्टी हो गया, जलवायु, नदी, वनस्पति आदि के बारे में आपको बताना। ये झारखंड के बारे में आपको बताना, झारखंड की मिट्टी, जलवायु, नदियाँ और वनस्पति इत्यादि के बारे में। तो देख सकते हो बहुत ही अच्छे सवाल है ना। उसके बाद देखोगे यूनिट 7 में दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे तो झारखंड की बड़ी और लघु औद्योगिक इकाइयों का पर्यावरणीय प्रभाव, आपको बताना कि झारखंड की जो बड़ी लघु औद्योगिक इकाई का है जो उसका पर्यावरण का प्रभाव क्या होने वाला है, ये आपको बताना। उसके बाद देखोगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि झारखंड के खनिज संसाधन एवं
प्रमुख पर्यटक स्थल क्या है, आपको ये बताना है ना। चलिए, उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। तो आप देखोगे टसर उद्योग या स्टोन इंडस्ट्री पर टिप्पणी करें। उसके बाद देखोगे झारखंड के एक वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम, उसका प्रभाव को लिखिए। इसमें आप देखोगे कि वेरी शॉर्ट में क्या क्या क्वेश्चन बनता है। आप लोग देखोगे तो झारखंड की एक नदी का आपको नाम बता देना। उसके बाद आप देखोगे कि झारखंड का एक धार्मिक पर्यटक स्थल का आपको नाम बताना। तो बहुत ही अच्छे सवाल है, आप लोग यहाँ पे देवघर बासुकीनाथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं, है ना। तो आप बहुत ही ये अच्छे अच्छे जो है सवाल हैं, आप लोग देख सकते हो, है ना। तो उम्मीद करते हैं भाई आप लोग को ये वीडियो जो है पसंद आ गया होगा, है ना। चलिए मैं आपको इसको आप आंसर्स आपको लोग को देते हुआ चलिए, है ना। तो चलिए आंसर्स मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। किसका लिंक मिलेगा आप वो जानिए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, मेरा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप ग्रुप है ना। तो ये सारे सोशल मीडिया अकाउंट का आप लोगों को लिंक मिलेगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सोशल मीडिया को अकाउंट को क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है, यानी कि उसमें जुड़ जाना है ना। तो जैसे आप मेरा टेलीग्राम चैनल को वहाँ पे ज्वाइन करोगे, वहाँ पे ये जो है PDF आपको अपलोड दिखेगा, क्योंकि मैं पहले ही वहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ, है ना। तो आप वहाँ पे जाओगे टेलीग्राम चैनल पे, इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है जो है आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा ये PDF। वहाँ डाउनलोड करने के बाद मैं आपको बता दूँ, उसमें पासवर्ड मांगेगा आपका। क्या मांगेगा, पासवर्ड उस PDF में। तो उस PDF का पासवर्ड मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। तो उस पासवर्ड को आप डालोगे तो ये आपका PDF जो है ओपन हो जाएगा। और ये PDF आपका ओपन हो जाता है तो आप आराम से जो है इसमें क्या क्या क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। आंसर का भी मैं PDF उस जारी करूँगा टेलीग्राम में, तो उसका भी मैं आपको पासवर्ड बता दूंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें, कहीं भी मैं बीच में आपको बता दूंगा उसका पासवर्ड। आपको क्या करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, क्वेश्चंस भी मिलेगा और आंसर भी मिलेगा। जैसे आप गैस पेपर वगैरह होता है, PDF वगैरह होता है, तो वैसे ही आपको गैस पेपर भी चाहिए तो वो भी मिल सकता है, मेरा टेलीग्राम पे अपलोड होगा, तो आप लोग देख लेना, है ना। चलिए मैं बैक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि मैं जितना भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ, है ना, उनका एग्जाम में कितना आता है कितना नहीं। चलिए मैं आंसर को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देख, तो यहाँ पे भी मेरा क्या होता है कि पासवर्ड मांगा जाता है ना। तो चलिए मैं अपना पासवर्ड को जो यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। मैं PDF में क्या कहूँ कि पासवर्ड लगा दिया, है ना। तो पासवर्ड भी मैं आपको बता दूंगा, ऐसा नहीं है नहीं बताऊँगा, है ना, पासवर्ड भी बताऊँगा आपको। तो चलिए यहाँ पे आप देखोगे तो मैं जितना भी आपको लॉन्ग क्वेश्चंस दिया था उसका आंसर जो आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा कि SKM UG सेमेस्टर 1 एनरोलमेंट स्टडीज़ वोकेशनल 1, है ना। तो उसी का यूनिट्स वाइज मैं क्वेश्चन का आंसर दिया हूँ, जो कि फर्स्ट यूनिट आप लोग देख सकते हो इंट्रोडक्शन का है। तो चलिए यहाँ पे देखिए प्रश्न में पहला क्या बनता है वो देखिए, तो उसी के आधार पे मैं आंसर दिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या था कि पर्यावरण क्या है, इसके घटकों को समझाइए, है ना। तो पहला क्वेश्चन वहाँ पे आप देखे थे कि पर्यावरण क्या है, इसके घटकों को जो है समझाना, है ना। तो चलिए वो देखिए, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे पर्यावरण का अर्थ है वह बाहरी परिवेश। देख सकते हो पर्यावरण का अर्थ क्या है, उत्तर में आप देख सकते हो उसका है उत्तर। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही आसान आसान सवाल है, आप लोग देख सकते हो। इसमें आंसर भी आपको इतना ही ईजी दिया हूँ, जो कि आप 3-4 बार पढ़ोगे तो आराम से जो है आंसर एग्जाम में अच्छा मार्क्स ले आओगे। देखिए पर्यावरण का अर्थ है, पर्यावरण का अर्थ क्या है कि बाहरी परिवेश जिसमें जीवित और अजीवित घटक एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। देखिए कितना अच्छा सवाल है कि पर्यावरण का अर्थ क्या है। तो एक बाहरी परिवेश है, क्या एक बाहरी परिवेश जिसमें क्या है कि सभी जीवित, जितने भी जीवित और अजीवित घटक हैं एक दूसरे के क्या कहते हैं से संपर्क में रहते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, देख सकते हो। तो उसी को क्या कहते हैं, पर्यावरण का अर्थ वो निकलता है। चलिए पर्यावरण के मुख्य घटक क्या क्या है। तो पर्यावरण के मुख्य घटक, जैसे कि मैं आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे जैसे मैं करके आंसर दिया हूं वैसे ही आप एग्जाम में लिखोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसे लिखोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आपको पॉइंट बना लेना क्या, देखिए पर्यावरण के प्रमुख घटक, पहला आपको ले देना है वायुमंडल। तो वायुमंडल में आखिर क्या क्या होता है, देखिए यह वायु की परत है, यह क्या है, एक वायु की परत है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए। यह क्या कि वायु क्या परत क्या है कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। इसमें ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन का, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें पाई जाती है। तो ये सब गैसें क्या है पाई जाती है किसमें, वायुमंडल में पाई जाती है। तो देखिए कितना अच्छा सवाल है। उसके बाद देखिए उसकी का घटक आप लोग देखोगे, पर्यावरण के प्रमुख घटक ही अभी चल रहा है ना। तो दूसरा घटक क्या है, देखिए जलमंडल। क्या है, जलमंडल। आखिर ये जलमंडल होता है क्या, तो यहाँ पे देखिए यह पृथ्वी पर उपस्थित सभी जल
यह सभी जल स्रोतों को दर्शाता है, जैसे समुद्र हो गया, नदियाँ हो गया, झीलें हो गया, भूजल हो गया आदि, है ना। देखिए उसी का तीसरा आप देखोगे तो देखिए स्थल मंडल होता है। क्या होता है स्थल मंडल? तो यह देख सकते हो यहाँ पे, यह पृथ्वी की बाहरी ठोस परत है जिसमें मिट्टी, चट्टानें, खनिज आदि जो शामिल है। देखिए उसके बाद है जीवमंडल। क्या? जीवमंडल। उसके घटक ही अभी चल रहा है ना, तो आप लोग इसी तरह जो है आंसर देना है। जीवमंडल में आप देखोगे तो यह वह क्षेत्र जहाँ जीव जंतु, तो यह जीवमंडल कौन सा होता है? तो देखिए यह वह क्षेत्र है जहाँ पे क्या होता है कि जीव जंतु, पौधे एवं मनुष्य रहते हैं, उसी को कहते हैं जीवमंडल। जैसे कि यह वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल का जीवन से युक्त भाग है ना। ये क्या है? जीवन से युक्त भाग है। चलिए उसके बाद मैं नीचे कहता हूँ दूसरा प्रश्न आ चुका है ना। दूसरा प्रश्न आ चुका है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कि पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व और उसका उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है ना। तो चलिए उत्तर में आप देखोगे कि उसका उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य। देखिए छात्रों को पर्यावरण की संरचना, घटकों और देखो कार्य प्रणाली की जानकारी देना है। आपको जानकारी देना पर्यावरण की संरचना और उसके घटक और प्रणाली के बारे में, है ना। तो मैं इसमें हल्का सा शॉर्ट आंसर दे दिया हूँ, जैसे कि आप लोग को खाली पॉइंट्स दे दिया हूँ, इसमें समझ सकते हो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं इसमें खाली पॉइंट्स दिया हूँ, आप लोग यूनिट 2 में देखोगे तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन मैं अच्छे से तैयार कर दिया हूँ, काफ़ी लंबा वगैरह होगा। चलिए मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, आपको लगेगा कि नहीं। देखिए जैसे कि यूनिट 2 होता है स्टार्ट, तो यूनिट 2 में देखिए कितना लंबा इसका आंसर है ना। ये फिर देखिए इधर आप लोग देखोगे तो इसका आंसर जो है आपको बड़ा बड़ा देखने को मिलेगा, यानी कि लंबा आंसर जो है देखने को मिलेगा, है ना। ये देखिए यहाँ से जो आपका यूनिट 3 से इसका आंसर जो है लंबा देखने को मिल जाएगा, बहुत बड़ा बड़ा आंसर है ना। तो चलिए मैं यूनिट 1 में था, तो यूनिट 1 का मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं था, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, आपको पॉइंट्स दे दिया हूँ ताकि आप समझ सके, लिख सकते हो खुद से, है ना। उसके बाद संसाधनों के संरक्षण और की समझ को विकसित करना है। ये भी लिखोगे तो आपका जो है नंबर आराम से आ जाएगा। ये ऐसा नहीं कि ये इससे नहीं आएगा, आराम से जो मैं इसमें लिखा हूँ उसमें 10 नंबर आपका आराम से आ जाएगा। देखिए प्रदूषण की समस्याओं और समाधान के बारे में आपको जागरूकता बनाना है ना। ये पॉइंट्स है, आप लोग देख सकते हो उद्देश्य क्या क्या है, ये पॉइंट्स है, ये आंसर ही है दोस्तों। आप लोग ये नहीं समझना, है ना। आप इसमें और बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, ये मैं आपको बोल रहा था। चलिए तो देखिए प्रदूषण की समस्याओं और समाधान के बारे में जागरूकता बनाना है, सतत विकास की भावनाओं को क्या करना, बढ़ाना, ये सब उसका पॉइंट्स है। महत्व को जानिए, तो पर्यावरणीय समस्याओं को समझकर उनका संसाधन ढूंढने में मदद करता है और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए दोस्तों जन चेतना लाता है ना। यह हमारे जीवन में गुणवत्ता और सुधार लाने में सहायता है ना। तो आप लोग देखोगे तीसरा यहाँ पे प्रश्न जो है स्टार्ट हो चुका है। तीसरा क्या कि सतत विकास क्या है, आपको ये बताना है ना। तो चलिए सतत विकास का अर्थ है वर्तमान की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करना कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता को खतरा ना हो। बहुत ही अच्छा है कि सतत विकास आखिर होता है क्या, तो आप आराम से समझ सकते हो कि सतत विकास का अर्थ है कि वर्तमान की आवश्यकता जो है को इस प्रकार पूरा करना है कि जो भविष्य में पीढ़ियाँ जो आने वाली है उसके आवश्यकों पर कुछ खतरा ना हो, पीढ़ियों पर कुछ खतरा ना हो, है ना। तो देखिए ये वीडियो अगर यदि 25 मिनट से लंबा होता है तो मैं और आपको बता दूंगा, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर में हो सकता है कि 25 मिनट से ज़्यादा वीडियो ना बनता हो, इसलिए मैं आपको पासवर्ड अभी ही बता देता हूँ, है ना। तो मैं ये जो इसका भी मैं PDF जो है अपना टेलीग्राम में डाल दूंगा और क्वेश्चंस का भी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप देखोगे वहाँ पे 700 प्लस पहले से जुड़ा हुआ है ना, मेंबर्स जुड़ा हुआ है। व्हाट्सअप ग्रुप एक मेरा है वो फुल, उसका दूसरा ग्रुप बनाया है उसमें भी 400 प्लस मेंबर्स जुड़ा है। व्हाट्सअप चैनल में देखोगे कि 500 प्लस वहाँ पे मेंबर जुड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी एगारी बेगारी जुड़ चुका है ना, पढ़ने वाला स्टूडेंट जो है अपने वहाँ पे ज्वाइन करता है और वहाँ पे देखता है कि जो एग्जाम आता है ना। चलिए मैं आपको इसका PDF का पासवर्ड दिखाता हूँ, है ना। तो ये टेलीग्राम में आपको PDF मिल जाएगा। तो आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हो ये क्या है, मेरा PDF का पासवर्ड है ना। तो PDF का पासवर्ड क्या है कि स्मार्ट स्पेस है, फिर इसके बाद क्या है सेवा, फिर बाय, फिर आनंद, है ना। तो जैसे ही मैं इसमें लिखा हूँ ऐसे ही करके आपको लिखना है, तभी जो आपका PDF ओपन होगा, नहीं तो ओपन नहीं होगा, है ना। देखिए अगर ये 25 मिनट से ज़्यादा होता है तो मैं आपका और भी इसमें आंसर करा दूँगा, है ना। तो देखिए अभी 25 मिनट होने वाला है, देख लेता हूँ। अगर ये 25, क्योंकि मेरा जो है ये मैं फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, और फ़ोन में रिकॉर्ड करने से क्या होता है कि कोई स्क्रीन रिकॉर्डर होता है कि 25 मिनट से ज़्यादा वीडियो क्रिएट नहीं होता है ना। और मेरा जो है देख लेता हूँ 25 मिनट से ज़्यादा होता है तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ अभी आगे, है ना। तो यहाँ पे स्मार्ट सेवा बाय आनंद मेरा पासवर्ड है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे इसका आपको क्वेश्चंस और आंसर जो है दोनों देखने को
मिल जाएगा, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। और वैसे बहुत सारे छात्र हैं जो कि डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, है ना। तो देख सकते हो यहाँ पे 25 मिनट से ज़्यादा मेरा वीडियो जो है रिकॉर्ड हो जाएगा। चलिए मैं इसका आंसर आगे आपको देते रहता हूँ, है ना। जब तक होगा मैं इसमें आंसर आपको दे करके कुछ समझा देता हूँ। चलिए, तो सतत विकास के बारे में आपको बता दिया था। उसके चलिए मुख्य विशेषताओं को मैं आपको बताता हूँ। पासवर्ड मैं आपको दे चुका हूँ, टेलीग्राम में अपलोड है, आप आराम से जाके देख सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, वो कोई टेलीग्राम ही नहीं चलाते, तो आप लोग टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और चलाइए, है ना। और अभी अगर यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो चलिए मोबाइल पे ही ऑनलाइन आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जितना लंबा हो सकता है मैं अभी आपको बताता हूँ। चलिए इसके मुख्य विशेषताएँ क्या है, जो सतत विकास है इसका जो मुख्य विशेषताएँ क्या क्या है वो आप समझिए। और इसमें जो है आंसर भी आपको मैं जैसे ही लिखा हूँ ऐसे ही आपको आंसर देना है। देखिए, संसाधनों का संतुलित उपयोग, उसके बाद आप देखोगे कि पर्यावरण की रक्षा और प्रदूषण में कमी, है ना। उसके बाद देखिए सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय तीनों पहलुओं का संतुलन और नवीनीकरणीय संसाधनों का संरक्षण, है ना। चलिए इसका उदाहरण से आप समझिए। उदाहरण क्या है कि देख सकते हो, उदाहरण में आप लोग देख सकते हो जैविक खेती है, वर्षा जल संचयन है और पुनर्चक्रण है, यानी कि रिसाइकल आप लोग बोल सकते हो। चलिए देख सकते हो चौथा क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। चौथा क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरणीय अध्ययन का क्षेत्र क्या है। आपको ये बताना कि पर्यावरणीय अध्ययन का जो क्षेत्र है वो क्या है ना। तो देखिए यहाँ पे देखोगे उत्तर में, तो देखिए यहाँ पे इसका क्षेत्र के बारे में दिया गया है। तो क्षेत्र में आप देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। पर्यावरणीय अध्ययन का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, इसमें शामिल हैं। तो ये बहुत ही बड़ा है और विस्तृत है। चलिए इसका आंसर क्या है, तो देखिए इसमें पॉइंट्स वाइज मैं बीच में भी दिया हूँ, जो कि 1-2 नंबर करके देख सकते हो। यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन जल, वायु, मृदा, वन और खनिज आदि है। प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन क्या है कि जल है हो गया, वायु हो गया, मृदा यानी कि मिट्टी वगैरह हो गया, वन यानी कि आप लोग जंगल हो गया, खनिज आदि, है ना। पारिस्थितिकी तंत्र को समझ जैविक और अजैविक घटकों के संबंध में, है ना। उसके बाद देखिए प्रदूषण के प्रकार और नियंत्रण, वायु, जल, भूमि, ध्वनि आदि है। प्रदूषण का प्रकार क्या है और नियंत्रण क्या है, तो जल है, वायु है, भूमि है, ध्वनि आदि है ना। उसके बाद देखो कि बायोडायवर्सिटी और संरक्षण, जैव विविधता का मूल्य और संरक्षण उपाय, है ना। उसके बाद देखिए 5 नंबर में आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि पर्यावरणीय नीतियों और कानून जैसी पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 1986। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे दिया हूँ, आप आराम से उसका आंसर बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, है ना। चलिए आगे आपका आंसर और भी अच्छा देने वाला हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था इसलिए नहीं हो पाया, लेकिन इसी वीडियो में आगे आपको और अच्छा से आंसर मिलेगा, जो कि आप आराम से जो समझ सकते हो। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए, है ना। आगे भी मैं जितना भी सब्जेक्ट का है एग्जाम आप लोगों का बाकी है, सारा का सारा मैं इंपॉर्टेंस क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, सारा सब्जेक्ट। और मैं आपको बता दूँ मेरे चैनल पर सेमेस्टर 1 से लेकर के आपको सेमेस्टर 8 तक का आपका पूरा का पूरा हेल्प होने वाला है, मदद मिलने वाला है आप लोगों को। क्वेश्चंस मिलेगा, आंसर मिलेगा, गेस्ट पेपर मिलेगा, साथ ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट, छोटा हो या बड़ा हो, हर एक अपडेट, कोई भी डाउट्स हो, प्रॉब्लम हो, आप बेफिक्र होकर कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई भी मिलेगा, यानी कि हेल्प सपोर्ट भी मिलने वाला है। तो चलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कि सततता और सतत विकास के बीच में संबंध को आपको समझाना है। क्या आखिर ये सततता और सतत विकास के बीच में क्या संबंध है, इसको समझाइए। चलिए देखिए उत्तर में आप देखिए सततता क्या, तो सततता एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी प्रणाली को लंबे समय तक बिना हानि के चलाया जा सकता है। सततता क्या है, तो आप लोग आराम से समझ सकते हो, कितना अच्छा सवाल है कि सततता क्या है कि जिसमें किसी प्रणाली है, कोई क्या क्या प्रणाली है जिसमें क्या कि लंबे समय तक बिना हानि के चलाया जा सकता है, कोई भी हानि नहीं होगा और वो चल सकता है ना। वही में आप देखोगे कि सतत विकास क्या है कि सतत विकास उसी सततता को लागू करने का तरीका है जहाँ विकास हो लेकिन पर्यावरण संतुलन भी रहे, है ना, बना रहे। तो ये है सततता। चलिए उसके बाद इसका उदाहरण से आप समझिए। उदाहरण आप देखोगे कि अगर हम वनों का अत्यधिक दोहन करें तो सततता नष्ट हो सकती है ना। अगर यदि हम वनों की अत्यधिक दोहन करेंगे तो क्या होगा, सततता नष्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम पेड़ काटने के साथ नए पेड़ लगाएं तो सततता विकास होगा। यहाँ पे ऐसा उदाहरण दिया गया जो कि अच्छा ही उदाहरण है ना। चलिए उसके बाद ये रिवीजन है, तो आप लोग इसका मतलब मुख्य विस्तार से आपको थोड़ा सा पॉइंट्स वाइज में दिया हूँ, आप देखना चाहते हो देखिए, नहीं तो चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद देखिए यहाँ पे यूनिट 2 स्टार्ट हो चुका है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है ना, इसके घटकों को समझाइए। तो इसमें भी देखिए आप लोग बहुत ही अच्छा सवाल है कि पारिस्थितिकी तंत्र वह प्राकृतिक इकाई है जिसमें जीवित अजैविक यानी कि जीवित और अजीवित और अजैविक घटक
परस्पर एक दूसरे के साथ संतुलन बनाए रखते हैं और ऊर्जा तथा पोषण तत्व आदान प्रदान करते हैं। इसके मुख्य घटक को आप समझिए। चलिए, तो यहाँ पे देखिए जैविक घटक और अजैविक घटक के बारे में कुछ दिया हूँ, जैसे उदाहरण भी दिया हूँ। जैसे कि देखिए जैविक घटक, तो जैविक घटक का आप लोग देख सकते हो उत्पादक जैसे पौधे हो गया, है ना। उत्पादक क्या हो गया? पौधा हो गया। उपभोक्ता कौन हो गया? तो जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, है ना। उसका अब घटक क्या आ गया? जैसे जीवाणु, कवक हो गया। तो ऐसे करके आपको ऐसे ही पॉइंट्स जैसे मैं बनाऊँ वैसे ही आपको पॉइंट्स बनाना। अजैविक घटक में आप देखोगे तो प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया, खनिज हो गया, वायु हो गया, है ना। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे तो पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों को स्पष्ट कीजिए, है ना। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर देखिए, ये जितना भी मैं लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ ये 10 नंबर या क्वेश्चन आप लोग इतना ही आंसर में आपको 10 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये इतना सरल और इतना अच्छा आदमी को समझ में आ जाएगा, इसीलिए इसमें 10 में 10 आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही पॉइंट्स बना के लिखोगे तभी मिलेगा। चलिए, है ना। तो देखिए आंसर में आपको देखिए कि पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों 3 मुख्य प्रकार के होते हैं। कितना होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों में क्या होता है कि 3 मुख्य प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है? देखिए भौतिक कार्य। क्या होता है भौतिक कार्य? भौतिक कार्य में क्या क्या होता है कि सूर्य से ऊर्जा ग्रहण और उसका संचार, तापमान, जलवायु का नियंत्रण है। तो भौतिक में क्या हो गया कि सूर्य हो गया, ऊर्जा हो गया, उसका क्या ग्रहण हो गया, उसका संचार का तापमान और जलवायु में नियंत्रण करता है ना। चलिए, उसके बाद देखिए उसका दूसरा में है जैविक कार्य। जैविक कार्य क्या है कि खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल का निर्माण और जैव विविधता बनाए रखना, है ना। पारिस्थितिकी तंत्र का उत्तराधिकार है। चलिए, उसके बाद देखोगे तीसरा तो भू रासायनिक कार्य। तो पोषक चक्र जैसे नाइट्रोजन चक्र हो गया, कार्बन चक्र, तत्वों का पुनः उपयोग होना, है ना। चलिए, तीसरा देखिए तो ये जो है आप लोग देख सकते हो तीसरा में क्या है कि इसमें वेरी शॉर्ट टाइप है, जो कि इसमें आपका 5 नंबरिया में ये सब सवाल पूछेगा, ये सब पूछेगा। तो 5 नंबर वाला में क्या पूछेगा? देखिए खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर बताए। तो आपको बताना कि खाद्य श्रृंखला क्या में अंतर क्या है और खाद्य जाल में क्या अंतर है। तो यहाँ पे एक सवाल देखोगे कि विषय में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैं खाद्य जाल इधर दे दिया हूँ, वो इधर दे दिया हूँ, खाद्य श्रृंखला इधर है, उधर खाद्य जाल, है ना। तो इधर पे आप लाइन में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है? खाद्य श्रृंखला है और इधर खाद्य जाल है। तो इसमें अंतर देखिए, परिभाषा एक सरल रेखीय पोषक संबंध में। देखिए एक जटिल नेटवर्क जिसमें कई श्रृंखलाएं होती है। जैसे जटिल में हो गया, जैसे खाद्य श्रृंखला में या फिर देखो खाद्य श्रृंखला में क्या हो गया? जटिल। तो उसका खाद्य जाल में क्या हो गया? सरल जटिल, है ना। तो ऐसे ही करके मैं लिखा हूँ, तो जैसे लिखा हूँ ऐसे ही आपको लिखना है। चलिए, इतना आप लोग कर लेना। चलिए, आप लोग देखिए पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है आपको ये बताना, है ना। पारिस्थितिकी क्या पिरामिड, तो पिरामिड आखिर क्या होता है वो देखिए पहले। पारिस्थितिकी पिरामिड एक चित्रात्मक संरचना, ये क्या है? एक चित्रात्मक क्या संरचना जो पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर की संख्या, ऊर्जा और जैव द्रव्यमान या संख्या को दर्शाता है ना। इसके प्रकार को जानिए, इसमें प्रकार क्या क्या है? तो संख्या का पिरामिड हो गया, जैव द्रव्यमान का पिरामिड हो गया, उसके बाद ऊर्जा का पिरामिड है। देखिए सदा सीधा होता है, ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है कि सदा सीधा होता है, यानी कि, है ना। चलिए, तो इसके बाद देख सकते हो 5वां क्वेश्चन हो गया यहाँ पे स्टार्ट, जो कि 5 नंबर या ये सब क्वेश्चन है ना। पोषक तत्व चक्र क्या है? तो देखिए पोषक तत्व चक्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा तत्वों जैसे नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया आदि वातावरण जीवों को मिट्टी के बीच घूर्णन करते रहते हैं ना। तो ये घूर्णन करते रहते हैं, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, वातावरण में क्या होता है? ये मिट्टी में घूर्णन करते रहता है ना। मुख्य चक्र इसका चक्र, तो ये क्या है कि नाइट्रोजन चक्र हो गया, कार्बन चक्र हो गया, जल चक्र हो गया, ये ना। चलिए, उसके बाद देखिए छठा, तो छठा में आप देखिए ये सब 2 नंबरिया है, इसलिए इसमें छोटा छोटा आंसर है, यानी कि 1 नंबर या 2 नंबरिया में ये सब सवाल पूछेगा। चलिए, यहाँ पे देखिए पारिस्थितिकी उत्तराधिकार क्या है? तो एक देखिए यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ एक क्षेत्र में पौधा और जीवों का क्रमिक परिवर्तन होता है ना। तो ये क्या है? एक इसका आंसर हो गया, इतना ही है। चलिए, 7वां है, 7वां भी क्या है? 2 नंबर या क्वेश्चन से देखिए, जिसमें बोला गया कि उत्पादकता क्या है। तो आपको बताना है कि उत्पादकता उस दर को कहते हैं जिस पर उत्पादकता जैसे पौधे, है ना, सूर्य की ऊर्जा को जैविक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। ये क्या है? आपका उत्पादकता है ना। चलिए, उसके बाद देखिए 8वां है यहाँ पे
तो 8वां में क्या है, देखिए 8वां में है कि होमियो है ना, क्या है होमियोस्टेसिस क्या है, आपको ये बताना। तो ये क्या है, देखिए होमियोस्टेसिस क्या का अर्थ है पारिस्थितिकी तंत्र का आंतरिक संतुलन बनाए रखना जिसमें वह अस्थायी बना रहता है ना। चलिए यूनिट 3 आप लोग का देखिए स्टार्ट हो चुका है। तो वीडियो हमको लगता है काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन जानकारी आपको सही मिलेगा, आपको समझिए। मैं इसलिए ये इतना लंबा बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट का, जैसे मैं डिजिटल एजुकेशन का बताया, इंग्लिश का पेपर में बताया, वहाँ पे मैंने क्या किया था कि क्वेश्चंस में दिया, आंसर भी दिया, टेलीग्राम में बोल दिया कि आप लोगों को ये क्वेश्चन टेलीग्राम में मिल जाए, लेकिन फिर भी बोला जाता है कि भैया आप लोग सर की आप लोग लेके आइए यूट्यूब पर वीडियो डालिए, सर आपको यूट्यूब में बताइए, है ना। इसीलिए मैं इस वीडियो को लंबा कर रहा हूँ। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहे, आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आएगा। और आप लोग कॉपी और एक कलम जरूर ले लें ताकि जो है लिखने में आप लोग को आसानी हो, है ना। चलिए तो प्राकृतिक संसाधन में आप देखिए क्या क्या है। तो प्राकृतिक संसाधन में पहला प्रश्न क्या क्या होता है यूनिट 3 में। तो देखिए तो प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार और उनका महत्व को समझाना, आपको बताना कि प्राकृतिक जो संसाधन उसका प्रकार क्या है, उनका महत्व क्या है, उसको समझाना। चलिए तो ये 10 नंबरिया क्वेश्चन होने वाला है ना। चलिए इसका आंसर को देखिए। उत्तर में देखिए आप प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है जो प्रकृति से बना है, किसी मानवीय प्रयास के प्राप्त है ना। तो ये कैसे है कि वह प्राकृतिक से ही बना है और मानवीय प्रयास के प्राप्त है ना। तो नेक्स्ट यहाँ पे ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, और ये क्या है हमारे जीवन के लिए आवश्यक है ना। चलिए इसके प्रकार को जानिए। पहला है नवीनीकरणीय संसाधन, बार बार उपयोग में लाए जाने वाले हैं, जैसे जल हो गया, वायु हो गया, सूर्य ऊर्जा, वन, पशु। तो ये क्या है हम लोगों का बार बार उपयोग में लाते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद देखिए अनवीनीकरणीय संसाधन, ये क्या होता है। तो देखिए सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और एक बार समाप्त हो जाए तो पुनः नहीं बनते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, है ना। तो ये एक बार समाप्त हो जाता है तो पुनः नहीं बनता, इसको बोलते हैं अनवीनीकरणीय संसाधन। देखिए कितना अच्छा अच्छा सवाल दिया है और आंसर भी आपको आराम से समझ में आ जाता है ना। चलिए महत्व को समझिए इसका। तो इसका महत्व क्या है कि जीवन निर्वहन, जैसे जीवन का निर्वहन चलने के लिए क्या है, जल चाहिए, वायु चाहिए। उसके बाद ऊर्जा का स्रोत क्या है कि कोयला है हम लोग के पास, पेट्रोलियम है ना। तो ये ऊर्जा का क्या है, स्रोत है। चलिए उसके बाद देखिए उसी में आप लोगों का भोजन आ जाएगा, आवास आ जाएगा, उपयोगी के लिए कच्चा माल हो गया, ये सब क्या हम लोग के लिए आदमी करनी है ना। चलिए उसके बाद देखिए मृदा अपरदन, दूसरा क्वेश्चन आ गया कि मृदा अपरदन और मरुस्थलीय क्या है, इसके प्रभाव स्पष्ट कीजिए। आपको इसका प्रभाव को क्या करना, आपको स्पष्ट करना। देखिए इसका प्रभाव का स्पष्ट कैसे होता है, इसलिए 10 नंबर क्वेश्चन है ना। चलिए यहाँ पे देखिए इसमें अपरदन का देखिए मृदा अपरदन है पहले। तो हवा, पानी आदि द्वारा उपजाऊ मिट्टी का हट जाना क्या है। देखिए मृदा अपरदन क्या है कि हवा और पानी आदि द्वारा, यानी कि हवा और पानी के द्वारा क्या होता है कि उपजाऊ मिट्टी जो होता है, मिट्टी का हट जाना, ये क्या है, मृदा अपरदन है। जैसे कि कारण आप जानोगे तो वनों की कटाई हो गया, अनियमित कृषि हो गया और भारी वर्षा हो गया, ये सब क्या है, मृदा अपरदन है ना। प्रभाव क्या पड़ता है, तो भूमि का उर्वरता में कमी और बाढ़ का खतरा बनता है ना, ये होता है उससे। चलिए मरुस्थलीय क्या है, तो चलिए मरुस्थलीय समझिए। मरुस्थलीय डेस्क में क्या होता है कि उपजाऊ भूमि का रेगिस्तान में बदल जाना। उपजाऊ भूमि का क्या होता है कि रेगिस्तान में बदल जाना होता है। जैसे कि डेस्क कारण क्या है, तो कारण देखोगे कि चरम जलवायु, अति चराई, वन क्षेत्र में कमी होता है। और प्रभाव इसका क्या होता है, खेती में कमी हो जाता है, जल संकट हो जाता है और गरीबी में वृद्धि होती है इससे। चलिए उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि जल संसाधनों के प्रकार और उनके अति दोहन पर प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, है ना। तो देखिए जल संसाधन के 2 प्रकार होते हैं, कितने हैं, जल संसाधन के 2 प्रकार होते हैं, क्या क्या होते हैं। देखिए पहला क्या है कि प्राकृतिक जल स्रोत, जैसे कि नदियाँ हो गया, झील हो गया और भूजल हो गया। उसके बाद होता है कि मानव निर्मित जल, जैसे बांध हो गया, तालाब हो गया, इसमें आप बना चढ़ा के अपने से बना करके जो है लिख सकते हो, है ना। चलिए देखिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जल का अति दोहन है, क्या जल का अति दोहन है, खेती उपयोग, घरों में अत्यधिक उपयोग, वर्षा जल संग्रह नहीं होना, भूमि का अत्यधिक दोहन होना, है ना, ये सब होता है। चलिए इसके प्रभाव देखिए। प्रभाव क्या होता है कि भू जल स्तर की गिरावट होती है, जल स्रोतों का सूख जाना, है ना। उसके बाद जलवायु असंतुलन होना, पानी के पानी की कमी होना, है ना, ये सब होता है। चलिए तो चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम खाली मैं लॉन्ग क्वेश्चन करा देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका हो गया।
चलिए मैं वो एक एक करके बताऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से समझिएगा इसका भी आप लोग। चलिए मैं आपको इसका बता देता हूँ खनन के बारे में कि खनन क्या है और बांध निर्माण का पर्यावरण प्रभाव क्या है ना। तो देखिए यहाँ पे ये 5 नंबर है। तो देखो खनन के प्रभाव पहले दिया गया है, जैसे कि खनन में प्रभाव क्या है कि वनों की कटाई, मृदा अपरदन, भूजल प्रदूषण और पारिस्थितिक की असंतुलन, है ना। उसके बाद बांध के निर्माण में क्या प्रभाव होता है कि वनों वन्य जीवों का विस्थापन हो जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन होता है और जल स्रोतों का परिवर्तन हो जाता है ना। स्थानीय समुदायों में विस्थापन हो जाता है। छठा क्वेश्चन देखोगे तो ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं लॉन्ग क्वेश्चन आपको करा दूंगा। चलिए इसका भी ले लीजिए आप लोग। चलिए लेते जाइए स्क्रीनशॉट। चलिए इसमें आप लोग को नेक्स्ट तो जैव विविधता क्या है, इसके स्तरों को समझाइए। यूनिट 4 में आ गया। चलिए है ना, हम लोग यूनिट 4 आ चुके हैं और टोटल कितना हम लोग के पास यूनिट 7 है ना। चलिए इसका आंसर देखिए। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु, वनस्पतियाँ, सूक्ष्म जीव और उनके पारिस्थितिकी संबंधों में विविधता, है ना। तो यहाँ पे कितना आसान सवाल में दिया गया। जैसे देखिए जैव विविधता के स्तर आप देखिए पहले क्या जैव विविधता का स्तर। तो देखिए कि यहाँ पे लिखा कि जेनेटिक विधियाँ क्या है, तो एक ही प्रजाति के अंदर अलग अलग विशेषताएँ होती है। जैसे आम के कई प्रकार है, जैसे तहसील, लंगड़ा आदि, है ना। उसके बाद प्रजाति यह विधि क्या है, तो देखिए विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधों में की प्रजातियां हैं, जैसे शेर, बाघ, हाथी, चीता आदि, ये हो गया ना। तो इसका एग्जांपल भी कितना अच्छा अच्छा दिया है ना। उसका देखिए पारिस्थितिकी विधियाँ, विविधता, है ना। पारिस्थितिकी क्या है, विधियाँ। तो विभिन्न पारिस्थितिकों तंत्रों में जीवन रूपों की विविधता, जैसे वन हो गया, मरुस्थलीय जल हो गया, जल स्रोत हो गया, पर्वतीय क्षेत्र आदि आते हैं। उसके बाद देखिए भारत में संकटग्रस्त प्रजातियां और IUCN की सूची क्या है, ये आपको बताना। देखिए इसका आंसर भी देखिए। आप लोग एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मैं इतना कितना बकूंगा भाई, आप समझ सकते हो। 1 घंटा कंटिन्यू बकना, यानी कि आप लोगों के साथ बातचीत करना, कितना ये है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप लोग। चलिए आराम से आप समझ जाओगे, क्योंकि जो स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं आप लोग, मैं बता दूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा इसका, है ना। चलिए तो ये तुरंत हो गया सवाल का आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोल रहे थे कि, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग कीजिए, फिर लीजिए आगे। चलिए मैं जितना भी दिया हूँ उसका क्वेश्चन आंसर आप लोग क्या कीजिए, कॉपी में लिखिए और रीडिंग कीजिए, तभी होगा। कॉपी में लिखने से क्या होगा कि आपका रिवीजन होते रहेगा, है ना। चलिए कॉपी में लिखोगे तो आपका लिखने का प्रैक्टिस भी बन जाएगा, कि जो टाइमिंग दिया है उसके अंदर आप लिख सकते हो, है ना। यूनिट 5 आ गए। चलिए ऐसे ही करके आप लोग ख़त्म कीजिए जल्दी इसको। मैं इसको आगे करते जा रहा हूँ ताकि आप लोग जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट कैसे टपा दूंगा तो आप लोगों के पास नहीं होगा। मैं आपको बता दूँ कि यूट्यूब पे क्या होता है कि आप फ़ोटो को अपलोड कर सकते हो, है ना, लेकिन PDF को अपलोड नहीं कर सकते हैं। जिस कारण से क्या है कि मैं PDF वहाँ पे यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ। इसलिए मैं बोला कि आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिलेगा, आप लोग जुड़िए, ताकि वहाँ क्या होता है कि आप लोगों को PDF में, है ना, क्वालिटी आपको सही मिलेगा। जैसे कि मैं आपको जूम करके दिखा दूंगा अभी, है ना। तो वहाँ पे क्या कि आप अगर यहाँ पे जूम करते हो ना तो कुछ भी फटेगा नहीं, आपको क्लियर दिखेगा, है ना, क्लियर दिखता है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप लोग। चलिए देखिए PDF का ये फ़ायदा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे कुछ लिखा है, जैसे कि क्वेश्चन है ना, जैसे कि देखिए मैं आपको जूम करता हूँ। देखिए जूम करने से क्या होगा कि आपको एक ज़रा भी नहीं फटेगा। आप जैसे देखोगे एकदम क्लियर दिख रहा है ना, ग्लोबल जैसे लिखा है, कितना अच्छा दिख रहा है, फटेगा नहीं बहुत। और ऐसे मैं फ़ोटो आपको दूंगा तो अच्छा से दिखेगा नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। इसीलिए मैं PDF में बोलता हूँ कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको ये PDF मिलेगा, पासवर्ड डालोगे तो ये ओपन हो जाएगा, एक जरा फटेगा नहीं, आपको क्लियर दिखेगा, एक एक वर्ड आपको सही से दिखेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप लोग। लगभग 44 मिनट का वीडियो बन चुका है अभी। चलिए और अभी कितना बनता है देखिए।
लेते जाइए स्क्रीनशॉट। टोटल 30 पेज है, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग, बहुत ही एग्जाम में आप लोग का हेल्प होगा। आप लोग देख लेना दोस्तों, जितना भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ और आंसर भी दे रहा हूँ, इसी से आपका एग्जाम में आएगा। क्योंकि ये सिलेबस के आधार पर ही मैं तैयार क्यों, क्योंकि सिलेबस से बाहर आप लोगों को पता होगा कि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है ना। देखिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप। मैं सोचा डायरेक्ट PDF डाल लूँगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, जिसके कारण से मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट लीजिए। PDF डाउनलोड ही नहीं कर पाता है बहुत कोई, बड़ा समस्या है। लेते जाइए स्क्रीनशॉट। देखिए यूनिट 7 स्टार्ट हो चुका है। चलिए लास्ट यूनिट बचा हुआ है, कितना मस्त है। लेते जाइए स्क्रीनशॉट, जल्दी लिखिए आप लोग। अब आप लोग का कुछ ही क्वेश्चंस बचा हुआ है। तो देखिए इतना ही क्वेश्चंस था आप लोग का एग्ज़ाम में, जो कि इसी से आपका एग्ज़ाम में आएगा, जो कि मैं 30 पेज में इसको तैयार किया हूँ। 30 पेज में इसलिए मैं तैयार किया हूँ कि आप लोग को पता होगा। देखिए क्वेश्चन भी एक्यूरेट बना है ना। आप देखोगे कि आपको जो आंसर शीट मिलता है उसमें भी आपका 30 से 40 पेज ही रहता है ना। और आंसर भी आपको उतना ही पेज में जो है टोटल मिला करके उसमें आपको देना है। जैसे कि 15 नंबर का क्वेश्चन हो गया तो 4 से 5 पेज आपको लिखना पड़ता है, तब आपको जो है 15 नंबर मिलता है। कितना, कम से कम 4 पेज, या पर उससे अधिक भी लिख सकते हो, लेकिन कम से कम 4 पेज लिखोगे तो आपको 15 नंबर मिलता है ना। तो उसी के आधार पे देख सकते हो ये 30 पेज का ऐसे ही बन गया। तो आप और बढ़ा के लिखोगे तो 40 पेज में आप फुल लिख सकते हो, यानी कि एक भी पेज आपका खाली नहीं बचेगा, जितने में क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो इसी से आपका एग्जाम में भी आएगा, आप आराम से लिखिए, एकदम कोई टेंशन नहीं है ना। और मैं आपको बता दूँ, मेरा चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, साथ ही जो भी सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक है, जैसे कि टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप, सारा का सारा आप ज्वाइन कर दीजिए। क्या होता है कि आप ज्वाइन करोगे तो एग्ज़ाम जिस दिन होगा आपको वो भी अपडेट मिलता है, यूनिवर्सिटी का कोई भी अपडेट वो मिलता है, सिलेबस कैसे डाउनलोड करना हो, सारी की सारी आपको जानकारी जो है हमारे चैनल पे जो है देखने को मिलता है। फॉर्म फिलअप होगा तो कैसे होगा, है ना, कैसे करना है, सारा का सारा मैं लाइव दिखाता हूँ फॉर्म फिलअप करके। अब देखोगे कि बहुत सारा वीडियो मैं फॉर्म फिलअप का भी बनाया हूँ, जिसमें मैं क्या करता हूँ, मैं खुद का फॉर्म फिलअप करके दिखाता हूँ कि देखिए इस तरह से फॉर्म फिलअप होता है ना, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप। तो वैसे ही आप लोग इस चैनल पे रहोगे तो हर एक अपडेट आपको सही मिलेगा, सही जानकारी मिलता है। और मैं आपको बता दूं, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, जैसे कि किसी का कुछ डॉक्यूमेंट में गलत हो जाता है, या फिर किसी भी प्रकार की समस्या हो, प्रॉब्लम हो, यानी कि SKM यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप लोग बेफिक्र होकर जो है पूछ सकते हो, क्योंकि हमको सारी की सारी जो है जानकारी उपलब्ध पता है ना। और हर एक अपडेट मिलेगा आप लोगों को, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और ग्रुप में भी ऐड कर दीजिए आप लोग अपने दोस्तों को, है ना। आप खुद पहले ज्वाइन होइएगा लिंक से, तो वहाँ पर आप किसी और को भी जोड़ सकते हैं, जैसे अपने दोस्तों को भी जोड़ सकते हैं ग्रुप में, ऐसा वहाँ पर है सिस्टम कर दिया हम, है ना। तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकता है ना। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोग को पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको बता दूँ, आपके मन में कोई भी सवाल रह जाता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, है ना। मेरा चैनल पे क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है किसी कारणवश, तो 24 से 48 घंटों में आपको रिप्लाई मिल जाता है ना। 24 से 48 घंटों के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा, चाहे कोई कितनी भी समस्या है ना। और कभी कभी क्या होता है कि आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाए, जैसे कि मैं एक्टिव रहा तो आपको 1-2 घंटे के अंदर जो है रिप्लाई मिल जाता है। तो आप लोग कुछ भी डाउट हो कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि आप देखोगे कि मेरा चैनल पे बहुत सारा कमेंट आता है, और हर एक कमेंट को मैं रिप्लाई देता हूँ, है ना। हर एक कमेंट, जितना भी कमेंट्स आता है, मैं सबको रिप्लाई देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ, है ना। तो आप लोग आराम से बातचीत भी कर सकते हो। चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। और उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से तैयारी करोगे और एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाओगे। आगे भी मैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया, कौन कौन से सब्जेक्ट है ना, हेल्थ अवेयरनेस, योगा एजुकेशन, तो सारा का सारा सब्जेक्ट का मैं लाऊंगा। तो चलिए मिलते फिर नई वीडियो में। आज के दिवस इतना ही।